ये मई जून का पेपर है हमारे सामने इस वक्त, मई जून 23, पेपर 1-1। और 40 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें दो सेक्शंस होते हैं, पहला सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का और दूसरा सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चंस का। पहले सेक्शन में पहला सवाल है हमारे पास, डिफाइन द टर्म फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हम किसे कहते हैं? द कॉस्ट दैट डज नॉट द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जो कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती, जैसा कि रेंट होता है, जैसा कि सैलरीज होती हैं, जैसा कि इंश्योरेंस होती है। ये वो कॉस्ट है जो हमेशा सेम रहती है, वट एवर नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग। 0 यूनिट्स पे भी एग्जिस्ट करती है। इस कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लेन वन वे द बिजनेस में रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट। बिजनेस अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम पहले बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। द कॉस्ट दैट वेरीज विद द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, अब उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस रॉ मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो बिजनेस बल्क बाइंग कर ले तो उससे क्या होगा कि रॉ मटेरियल पर यूनिट उसका चीपर हो जाएगा। इसी तरह बिजनेस जो है वो लेबर को रिप्लेस कर दे कैपिटल के साथ। वन टाइम कॉस्ट तो इनकर होगी, लेकिन कैपिटल जो है उसकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती, लेबर की तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो कोई एक वे हम लिख देंगे, दो मैंने आपको बताए वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करने के। अगला सवाल हमसे टेस्ट हुआ है 2 मार्क्स का, डिफाइन द टर्म प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो हम बताया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट है इन विच वी क्रिएट सम यूनिक सेलिंग पॉइंट इन द प्रोडक्ट दैट डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपेटिटर्स। इफ यू रिमेंबर, हमने क्लास में इस पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे वो एग्रीकल्चर वाला, प्राइमरी सेक्टर वाला 12 मार्क्स का क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो ये क्या है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट में कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्रिएट करते हैं जो कि कंपेटिटर से हमारी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देता है। बी पार्ट है इसका, एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई द प्रोडक्ट डेवलपमेंट मे बी इम्पोर्टेंट टू अ बिजनेस। इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मुराद है एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। किसी भी बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो नई नई प्रोडक्ट बनाए। तो हम लिखेंगे एनपीडी इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन। या हम लिखेंगे कि प्रोसेस ऑफ creating features, changing features of the existing product to make them entirely new product। तो ये एनपीडी कहलाता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो एनपीडी है, दिस गिव्स एन इमेज ऑफ द बिजनेस के ये बहुत इनोवेटिव बिजनेस है। उसकी वजह से फिर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो लॉयल हो जाते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर की डिमांड्स बहुत रैपिडली चेंज होती हैं, तो बिजनेसेस को भी उसके मुताबिक नई नई प्रोडक्ट्स डेवलप करनी चाहिए। तो इन दो रीजंस में से कोई एक आप लिख देंगे एंड यू विल स्कोर द मार्क्स। लेट्स सी व्हाट एग्जामिनर हैज सेड अबाउट दैट। इसको भी जरा देख लेते हैं। जी जनाब, दिस वाज 1B, 2A, 2B, 2A, 2B। यस, उसने कहा जी क्योंकि उससे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सटेंड हो जाता है, मार्केट चेंजेस, ये जो भी हम बात कर रहे थे कि कंज्यूमर की डिमांड रैपिडली चेंज हो रही होती है, तो आपको नई प्रोडक्ट डेवलप करनी पड़ती हैं, और गेन न्यू सेल्स और रिमेन competitive वगैरह आपको मिलता है। आगे चलते हैं। डिफाइन द टर्म कमीशन। हमें बताया कमीशन इज द पेमेंट दैट इज मेड ऑन द सेल्स, पर यूनिट सेल्स के ऊपर जो की जाती है। तो ये वो एक्स्ट्रा पेमेंट है जो सैलरीज और वेजेस के अलावा आपको दी जा रही होती हैं। समटाइम सैलरी और वेजेस के बगैर भी एग्जिस्ट करती हैं। एंड दिस इज द पर पीस पेमेंट ऑन द सेल्स। बच्चों याद रखो, एक पेपर ऐसा भी है जिसमें हमसे पीस रेट सिस्टम और कमीशन का डिफरेंस पूछा गया है। तो पीस रेट सिस्टम भी पर पीस पेमेंट है, बट दैट इज पेड ऑन द प्रोडक्शन। और टाइम रे जो कमीशन है वो भी पर पीस सिस्टम है, बट दैट इज पेड ऑन द सेल्स ओनली। तो ये जो सेल्स एजेंट है, जैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस लोग करते हैं, तो अगर आप प्लॉट को बाय करते हैं या बेचते हैं, तो उस पर जो कमीशन आप पे करते हैं, दैट इज द सेल्स पेमेंट। आगे पूछा उसने क्वेश्चन 3B, एक्सप्लेन वन टाइप ऑफ द ट्रेनिंग दैट बिजनेस में यूज। कोई एक ट्रेनिंग हमें पता है इंडक्शन होती है, ऑन द जॉब होती है, ऑफ द जॉब होती है। वी जस्ट आइडेंटिफाई दैट ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल, हमने कहा जी इंडक्शन ट्रेनिंग है, तो हम कहेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग इज द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द बिजनेस। तो वो उसकी डेफिनेशन हो गई, और फिर वो क्यों यूज करेगा यहाँ पे लिख देगा, क्योंकि नए एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहे होते हैं और दे ऑलवेज नीड सम इंफॉर्मेशन कि उन्होंने बिजनेसेस को जो जिसमें ज्वाइन कर रहे हैं कैसे लेके चलना है, कैसे अपना काम करना है। तो यू विल स्कोर 3 मार्क्स इन दैट। Analyze one responsibility to a business of an employee as a stakeholder। ओके, बड़ा आसान सा सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। उसकी मार्क्सिंग 1 to 2 होती है, 1 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन और 2 फॉर एनालिसिस। हमने बताया कि स्टेक होल्डर्स कौन लोग होते हैं। पहले हमने कहना है स्टेक होल्डर और दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इनटू द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बिजनेस।
ओके अब एम्प्लॉय आर द स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एम्प्लॉयज हैव अ जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना उनकी, जो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उनको दी जाती है। साथ हमने एक टेक्निकल टर्म भी यूज कर दी जेडी, ताकि नॉलेज इंप्रूव हो जाए। तो उन्होंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसको पूरी करना होता है, और जो भी उनको टास्क एलोकेट किए गए होते हैं उन्होंने उनको एफिशिएंटली परफॉर्म करना होता है। वी कैन जनरेट सम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन एम्प्लॉयज की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि वो मिनिमम वेस्टेजेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोडक्शन करें। और अगर वो ये पूरा करते हैं, दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट टू प्रोड्यूस इन सच अ वे कि वेस्टेजेस कम से कम हो। तो ये साथ हम एक एग्जांपल भी जनरेट कर दी तो हमें एप्लीकेशन के मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। एनालाइज टू बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ होल्डिंग हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री। दो ही लिखने हैं, दो से ज्यादा नहीं लिखने, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। 8 नंबर के सवाल की जो मार्क्स स्कीम है दैट इज 2 2 4। 2 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन एंड 4 फॉर एनालिसिस। एनालाइज टू बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ होल्डिंग हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री। अगर एक बिजनेस के पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है तो उसके बेनिफिट्स उसे क्या होंगे? तो हम एक बेनिफिट पहले तो हम कहेंगे इन्वेंट्री इज द स्टॉक इन विच बिजनेस इज ऑपरेटिंग। एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने दे दी। अगर बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अपने पास रखता है तो सबसे पहला फ़ायदा उसे ये होगा कि उसकी सेल ज़्यादा होंगी, बिकॉज नो कंज्यूमर विल बी रिटर्न। जब उसके पास प्रोडक्ट लेने के लिए आएंगे, अगर वो एक रिटेल स्टोर है फॉर एग्जांपल, तो उसके पास प्रोडक्ट की सारी वैरायटी मौजूद होगी, और कस्टमर जो है वो डिसअपॉइंट नहीं होगा, और दे विल बिकम लॉयल, और बिजनेस की सेल्स बढ़ जाएंगी। ये एनालिसिस हो गया, एप्लीकेशन हो गई। फिर हम दूसरा कोई बेनिफिट लिख देंगे, हम कहेंगे अगर वो हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री अपने पास रखता है तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी, क्योंकि उसने बल्क बाइंग की होगी हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री करते वक्त। उस बल्क बाइंग की वजह से उसको इन्वेंट्री पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ी होगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब वो कंपेटिटिव हो जाएगा और वो कंपेटिटर से ज्यादा सेल कर सकते हैं। ये दो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। लेट्स सी कि एग्जामिनर ने कौन से बेनिफिट्स हमें बता रखे हैं इस क्वेश्चन में। वो तो सारे बहुत ज्यादा बताए होंगे, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि आपने दो ही लिखने हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन राइटिंग मोर। जी जनाब, जैसे कि आई टोल्ड यू, 2 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, 4 फॉर एनालिसिस। तो एनालिसिस में चलते हैं हम और देखते हैं कि क्या फायदे उसको हो सकते हैं। बिजनेस कैन इंक्रीज प्रोडक्शन, सही है, इन्वेंट्री ज्यादा है तो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन कैन रन स्मूथली, ब्रेक्स नहीं आएंगी क्योंकि बिजनेस कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट, उसके पास पहले इन्वेंट्री मौजूद है। अच्छा जी, प्रोडक्शन ऑफ द मशीनरी ब्रेक्स डाउन, इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश्ड गुड्स कैन बी सोल्ड। अगर वो उसके पास मौजूद होगी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री तो उसको बेच भी सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेटिव आंसर है, हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम बेनिफिट 1 लिखते हैं जब, तो उसमें से पूरे 4 नंबर हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। ओके जी, हमने एक बेनिफिट एज्यूम किया, हमने कहा कि इट विल अलाउ बिजनेस टू मीट द अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड। ऐसा ही होता है अगर हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद हो। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, ये जो हमारे पास इंडिकेटिव आंसर मौजूद है ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए। तो ये हमने नॉलेज का एक पॉइंट प्रोड्यूस किया, हमने कहा कि इट विल अलाउ बिजनेस टू मीट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स। पॉइंट हो गया। उसके बाद वो स्टार्टेड विद द एप्लीकेशन। हमने कहा द बिजनेस विल ऑलवेज हैव रॉ मटेरियल अवेलेबल टू मीट कस्टमर डिमांड फॉर द फिनिश्ड आर्टिकल। हमने प्रोडक्शन से रिलेट कर दिया, एप्लीकेशन हो गई। अब हम एनालिसिस की तरफ आते हैं। इफ एनालिसिस ऑफ द बेनिफिट ये होगा, दिस अलाउज द बिजनेस टू टेक द एडवांटेज अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज सेल्स। उससे सेल्स बढ़ेंगी क्योंकि डिमांड अगर ज्यादा होगी तब। एंड इन द कॉन्सिक्वेंस राइज इन द कस्टमर लॉयल्टी, उससे फिर सेल्स बढ़ेंगी तो कस्टमर बार बार आएंगे क्योंकि उनको उनकी प्रोडक्ट मिल रही होगी, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाएगी। ओके, और ये हमारा एक कंप्लीट एनालिसिस है। इफ द एनालिसिस इज लिमिटेड एनालिसिस, ओके, अगर दूसरी तो एग्जांपल है कि लिमिटेड होगा तो क्या, यहाँ उसने 3 चेंज बनाई हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप 4 तक कम से कम बनाएं टू बी एट सेफर साइड। इसी तरह बेनिफिट 2 को आप देखें, एज्यूमिंग दैट बेनिफिट इट विल अलाउ बिजनेस टू बेनिफिट फ्रॉम अचीविंग डिस्काउंट्स ऑफ बल्क बाइंग। ये वो इकोनॉमीज वाला बेनिफिट उसने लिखा है। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी? विल नो बिजनेस विल बेनिफिट फ्रॉम परचेजिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन बिजनेस की एग्जांपल उसने ले ली कि वो रॉ मटेरियल्स बाय कर रहा है प्रोडक्शन के लिए और उसको चीपर मिलेंगे। एनालिसिस कैसे मार्क्स लेंगे? ओके, बाइंग रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स इन लार्ज क्वांटिटीज टू कीप द इन्वेंटरी लेवल हाई मे रिजल्ट इन सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स। ये पहला एनालिसिस है। कंज्यूमर को हम उसकी वजह से डिस्काउंट दे सकेंगे विच रिड्यूसेस द यूनिट कॉस्ट एंड लीड टू द हायर प्रॉफिट्स। तो ये इस तरह से हम उसका फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। तो दिस गिव्स यू कंप्लीट 4 मार्क्स फॉर ईच, यहाँ से भी, पहले वाले बेनिफिट से भी और दूसरे से भी। तो ये हमारा 8 नंबर का सवाल था। लेट्स मूव टू द 12 मार्क्स क्वेश्चन।
evaluate whether supply chain management is most important in operational activity to for the success of a manufacturer of electric cars। हानिया ने उस दिन मेरे से पूछा भी था कि हम ये कैसे सवाल सॉल्व करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला। तो चलो अच्छा, हानिया हमारे सामने एक क्वेश्चन आ भी गया। ये सप्लाई चेन महानूर ने पूछा था शायद। इवेल्युएट वेदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सप्लाई चेन को डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे सप्लाई चेन is the total production flow that starts from the buying of raw material to the delivery of raw material and continues till the production and the delivery and the after sale services of the electric cars। तो ये हमने एक डेफिनेशन दे दी। उसके बाद हम दो पॉइंट्स फेवर में लाएंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है एक इलेक्ट्रिक कार के लिए। तो हम कहेंगे अगर वो इलेक्ट्रिक कार की जो रॉ मटेरियल बाइंग है उसको एफिशिएंटली और वो अच्छे तरीके से नहीं करता तो डिलेड सप्लाईज उसको होंगी और वो टाइम पे इलेक्ट्रिक कार्स डिलीवर नहीं कर पाएगा, टाइम पे बना नहीं पाएगा, अल्टीमेटली डिलीवर नहीं हो पाएंगी और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कस्टमर डिसलॉयल हो जाएगा। इसलिए उसको बहुत जरूरी है कि वो बहुत इंपॉर्टेंटली उसको लेके चले। एक और हम लिख सकेंगे, अच्छा इसकी वैल्यूएशन भी साथ ही हम कर सकेंगे, उस पर भी अब हम बात करते हैं। पहले हम दूसरे बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है कि जो अगर वो उसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो बहुत अच्छी नहीं है तो जो कंज्यूमर्स हैं एक दफ़ा इलेक्ट्रिक कार ले लेंगे तो दोबारा दोबारा वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो अगर उनको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी और पेट्रोल एंड डीजल कार का ज़माना है तो बहुत उनके तो मैकेनिक्स मिल जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स के तो नहीं मिलते। तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो फिर कस्टमर डिसलॉयल हो जाएंगे। अब हम इसकी वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यूएशन करेंगे, पहले की करेंगे लेकिन जो रॉ मटेरियल बाइंग भी इंपॉर्टेंट है पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल है वो कौन किससे कितने प्राइस पे बाय कर रहा है। इसी उसी से उसकी सक्सेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिटरमिन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की प्राइस थोड़ी ज़्यादा उसने चार्ज करनी होगी तो ज़रूरी है कि वो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे बहुत फोकस करें। दूसरा जो हमने पॉइंट लिखा है कि आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके हम इवैल्यूएटिव पॉइंट लिख सकते हैं कि आफ्टर सेल्स की कॉस्ट को भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे ज़रूरी है कि बिजनेस प्रॉफिट भी अर्न करता है कि नहीं और उसका ब्रेक इवन कितनी देर में आता है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा आफ्टर सेल पे एक्सपेंस करता है तो शायद उसका ब्रेक इवन डिले हो सकता है और सक्सेस पे डिले हो सकती है। फिर हम फाइनली कहेंगे कि जो कि हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर कार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर बहुत ही सेफ्टी वाली कार लेना चाहते हैं। इसलिए सब पूरा जो प्रोडक्शन फ्लो है उसको एंटायरली इस तरह डिज़ाइन होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार सक्सेसफुली और बहुत एफिशिएंटली और बहुत क्वालिटेटिवली प्रोड्यूस हों। लेकिन हम कहेंगे कि एक सक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में और भी चीज़ों की इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है तो वो कितनी अच्छी मार्केट कर पाता है मार्केट में उसको, ताकि कंज्यूमर उसकी तरफ अपील होते हैं कि नहीं होते। इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज देती है इलेक्ट्रिक कार्स को या नहीं, क्योंकि तभी उसकी मैन्युफैक्चरर की जो सक्सेस हो पाएगी। अगर वो बहुत कोई चीपर बनाएगा और मार्केट में उसको थोड़ी सी कंपैरेटिव प्राइस पे सेल भी कर सकेगा, अदरवाइज लोग जो हैं वो दे विल बी continuously बाइंग अदर कार्स। तो फिर फाइनली हम अपना ओपिनियन दे देंगे कि बस स्टिल इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू सप्लाई चेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम ये कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है इन द सक्सेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर कार्स। लेट्स सी कि एग्जामिनर ने इस पे क्या हमें कहा है, उसको भी जरा एक दफा देख लेते हैं जी। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 2 2 6 होते हैं, 2 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, 2 फॉर एनालिसिस एंड 6 फॉर द इवेल्युएशन। तो हमने सप्लाई चेन को मैंने किया डिफाइन, हमने कहा मैनेजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, पूरा जो है ना प्रोडक्शन फ्लो। एक और डेफिनेशन भी है द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द गुड्स, सारी चीजें ठीक है जी। एप्लीकेशन मैंने बहुत सी आपको बता दी, उस तरफ हम नहीं जाते, हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं और देखते हैं किसने कोई इंडिकेटिव रिस्पॉन्स में नहीं दिया हुआ। अच्छा खैर कोई नहीं। तो हमने सारी चीज़ों को यूज़ किया। मिसाल के तौर पे प्लानिंग कर सकते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ से बाय करने, हमारा भी पहला पॉइंट यही था अगर आपको याद हो, और फिर उसको डेवलप कर सकते हैं, कॉस्ट को देख सकते हैं। लेट्स कम टू द इवेल्युएशन के इवेल्युएशन में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहले तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से अदर फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेंशन है कि आप तो बहुत अच्छी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर लेंगे लेकिन क्या आपके सप्लायर इतने रिलायबल हैं कि वो नहीं दें, और ट्रांसपोर्टेशन आपको कितनी देर में पहुंचेगी, और फिर ये गवर्नमेंट वाला पॉइंट भी है कि क्या उसको वो इनकरेज कर रही है कि नहीं कर रही, ताकि वो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी तो शायद इन्हीं कंपेरेटिव मार्केट में मुश्किल हो जाएगा।
और फिर क्या आपकी इलेक्ट्रिक कार्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं एक्चुअली या नहीं है। तो ऑन दिस बेसिस ये वाला जो होगा हमारा डिपेंडेंट होगा आंसर इवेल्युएशन के तौर पर। क्वेश्चन 6 को भी देख लेते हैं बच्चों। एनालाइज टू रीजंस व्हाई अ बिजनेस शुड सेट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। अब हमें स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। हम कहेंगे ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। स्मार्ट की एब्रिविएशन यही थी अगर आपको याद हो। और फिर दो रीजंस हमने बतानी है, इसलिए कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होंगे तो सारे मैनेजर्स उसकी तरफ फोकस्ड होंगे टू अचीव दोज। और फिर जब सब फोकस्ड होंगे तो लाइकली चांसेस है कि आप ज़्यादा अच्छी उनको अचीवमेंट की पॉलिसी बना सकेंगे। एक तो ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है रीज़न कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मेजरेबल हैं तो फिर उनकी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो बहुत ईजी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2% और 5% और 10% कोई भी ऑब्जेक्टिव इस तरह डिसाइड करते हैं तो फिर इट विल बी क्वाइट ईजी टू मेजर कि क्या वो 2% 5% अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ टू, ये पहले दो को ही पकड़ के एस और एम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इट्स योर चॉइस कि आप बाकियों में से कौन से लेते हैं। लेट्स सी व्हाट एग्जामिनर हैज डन विद दैट। अच्छा जी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, अचीवेबल, ठीक है। ओके, जो एनालिसिस है उसमें हम चलते हैं, स्पेसिफिकली देखते हैं। हमने पहले अगर स्पेसिफिक की बात की तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव मस्ट डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट द फर्म इज मेजरिंग सच एज सेल्स और प्रॉफिट। वेग ऑब्जेक्टिव डू नॉट हैव फोकस, तो हम अगेन मैनेजर के फोकस की तरफ इसको लेके जाएंगे और एक्सप्लेन कर देंगे। Measurable B objective must include quantifiable target 10% increase, this allow progress to be monitored, exactly what I said। ये दोनों पॉइंट वही उसने लिखे हुए। लेट्स सी व्हाट एग्जामिनर, इसका इंडिकेटिव रिस्पांस उसने एक दिया है कि आपको क्या लिखना चाहिए उसके अंदर। तो हम देखते हैं कि एग्जामिनर ने हमें क्या लिख के दिया। अच्छा जी, सबसे पहले टू प्रोवाइड फोकस ऑन द पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ये हमारा नॉलेज का पॉइंट स्टेट हो गया। एप्लीकेशन हो गई, द ऑपरेशन डिपार्टमेंट में नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट बाय 20% ऑफ द नेक्स्ट 3 years, दिस इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन। आप लोगों को भी इस तरह की एप्लीकेशंस करनी चाहिए। उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इसको रिलेट कर दिया कि उन्होंने अपनी कॉस्ट इतनी कम करनी है। अब इसका हम बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। हम कहते हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव विल प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट, उस टारगेट को जो हमने ऊपर लिखा है कि 20%, और टाइम फ्रेम का भी पता होगा और वो उसको फिर एग्जैक्टली फॉलो कर सकेंगे। एक एनालिसिस है, दिस विल लीड एम्प्लॉइज बीइंग एबल टू ऑर्गेनाइज प्लान अचीव, वो अपने रिसोर्सेज को उस तरह मैनेज कर सकेंगे, अपनी प्लानिंग को उस तरह कर सकेंगे, ठीक है। और वो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेंगे। तो ये एक जो है हमारा अच्छा एनालिसिस है। आगे चलते हैं। एक और टू, फॉर एग्जांपल रीजन टू उसने लिखी, टू एंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। आर से उसने लिया और ए से रियलिस्टिक और अचीवेबल से। अच्छा जी, तो रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड बाय द करंट वर्कफोर्स, उसने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको रिलेट कर दिया। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं पेपर में बैठ के, फैक्ट्री की ह्यूमन रिसोर्स से करें या किसी और से, कि जिन्होंने ऑब्जेक्टिव अपने अचीव करने। ओके जी, इफ द एनालिसिस, आगे चलते हैं। इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट अनरियलिस्टिक, हमने कहा तो फिर वो कभी भी अचीव नहीं हो सकेंगे, एम्प्लॉइज डिमोटिवेटेड रहेंगे, दिस में रिजल्ट एम्प्लॉइज लिविंग द बिजनेस, और फिर लेबर टर्नओवर हमारा बढ़ जाएगा। तो दिस माइट बी द एक्सप्लेनेशन जो हम पेपर में लिख सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6B। एथिक्स शुड ऑलवेज इन्फ्लुएंस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज ऑफ द माइनिंग बिजनेस। क्या एथिक्स को हमेशा एचआरएम की एक्टिविटीज को, बहुत ही मजे का सवाल है, इम्पैक्ट करना चाहिए या नहीं, एथिक्स को इग्नोर भी करना चाहिए। तो हम पहले एथिक्स को डिफाइन करेंगे। एथिक्स वो मॉरल वैल्यूज हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज मॉरल वैल्यूज हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट एक्टिविटीज बिजनेस विल एग्जैक्टली बी परफॉर्म। और साथ ही यहाँ पे अलहदा से करने की जरूरत नहीं। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो बिजनेस की पॉलिसीज बनाता है और बिजनेस के एचआर को, ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करता है टू गिव बिजनेस कंपैरेटिव एडवांटेज टू द लेबर फोर्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम एक अच्छी सी डेफिनेशन ह्यूमन रिसोर्स की और एथिक्स की देके वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अगेन 2 पॉइंट्स इन फेवर हमें देने चाहिए। हम कहें जी एथिक्स को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, क्योंकि अगर एचआर डिपार्टमेंट एथिकली लोगों को हायर करेगा या एथिकली ट्रेन करेगा या एथिकली डील करेगा, हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं एथिकली डील करेगा तो उनके वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल रखेगा। अगर वो उनके वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल रखेगा तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज बहुत ही मोटिवेटेड होंगे और बिजनेस की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत ही पॉजिटिव होगी, और उसकी वजह से बिजनेस जो है वो उसको बहुत लेबर हायर करने में फ्यूचर में कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी। और दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि अगर वो हायर करते वक्त, रिक्रूट करते वक्त इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी का ख्याल रखे, फॉर एग्जांपल एथिक्स को देखते हुए, तो इसका मतलब है बहुत ही डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स हायर करेगा जो कि बहुत ही
उनको इक्वल ग्राउंड्स पे उनका ख्याल रखा जाएगा, जिसकी वजह से अगेन जो कि बिजनेस है वो उसमें जो मोस्ट इफेक्टिव लोग हैं वो नौकरी करना चाहेंगे फ्यूचर में, और सारी जो स्किल्ड लेबर है उसके उसकी उसकी अट्रैक्शन होगी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप इसमें गूगल की एग्जांपल दे सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल दे सकते हैं कि उनमें जॉब्स करना चाहेंगे। ठीक है, फिर हम इसकी वैल्यूएशन में लिखेंगे, हम कहेंगे कि लेकिन ये जो ज़रूरी नहीं है कि एथिक्स जो है वो उनको ह्यूमन रिसोर्स को हमेशा इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि होता ये है समटाइम्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस के जो कॉस्ट कटिंग की ज़रूरत होती है हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें प्रॉफिट्स नहीं हो रहे होते। तो उस सिचुएशन में हमें एथिक्स को देखने की बजाय हमें कॉस्ट कटिंग को देखना होता है, तो वहाँ पे भी ये लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर अगर जो शेयर होल्डर्स की तरफ से बहुत प्रेशर हो बिजनेस की तरफ से प्रॉफिटेबिलिटी को देखने का, तो तब भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो एथिक्स को देखने की बजाय शेयर होल्डर्स के जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारी फाइनल इवैल्यूएशन हो सकती है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आखिर में ये होना चाहिए कि एथिक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को है वो उससे। और इन द मीनवाइल एक चीज़ जो आई स्किप्ड कि वो माइनिंग बिजनेस से रिलेटेड है, तो दरमियान में मैं माइनिंग बिजनेस की बार बार एग्जांपल ज़रूर देते रहना चाहिए। जैसा कि पहला जो हमारा पॉइंट था वर्क लाइफ बैलेंस का, तो हमें माइनिंग बिजनेस के वर्कर्स जो बहुत हार्ड काम कर रहे होते हैं तो उनसे लेसर वर्किंग आवर्स काम कराना चाहिए, और उनके साथ एक्स्ट्रा लोग ड्यूटी पे हमेशा मौजूद होने चाहिए। दूसरा इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी वाला पॉइंट है, तो उसमें हमें जो माइनिंग बिजनेस है उसमें ऐसे लोगों को रिक्रूट करना चाहिए जो कि डिफरेंट लोकेशन से हों, और उसका भी फ़ायदा ये हो सकता है कि वो अपने एरियाज़ की जो माइनिंग एक्सपर्टीज़ है दे कैन ब्रिंग इन, आपको फिर फ़ायदा वो दे सकते हैं। और इसी तरह इवैल्यूएशन में भी माइनिंग बिजनेस में हम कहेंगे कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा होंगी, तो इसलिए उसको बहरहाल माइनिंग बिजनेस को एथिकली चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। लेट्स सी व्हाट एग्जामिनर हैज स्टेटेड अबाउट दैट, अगेन 2226 आपने याद रखना है। इवैल्यूएशन के मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें। हमने यहाँ पे पहला पॉइंट उसने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का लिखा है एनालिसिस के अंदर, कि जी एम्प्लॉयज सूटेबिलिटी, स्किल ट्रेंड वर्कर्स बीइंग फेयर नॉट बायस्ड, चूजिंग द एम्प्लॉयज, इसको आप इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा रिडंडेंसी एंड डिसमिसल का है कि किसी को खामखा में निकाले नहीं। एम्प्लॉय मोरल एंड वेलफेयर का है, जो वर्क लाइफ बैलेंस में मैंने भी आपको बताया। तो इस तरह से कोई दो पॉइंट्स आप फेवर में जा सकते हैं। इवेल्युएशन में हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो इस बात पर डिपेंडेंट है कि क्या वो फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं, एथिकल होना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके प्रॉफिट्स ही नहीं आ रहे तो फिर शायद आपको बहुत ज़रूरत नहीं है एथिकल होने की। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप उनके लॉज पूरे करें एंड दैट्स इट, तो फिर भी शायद अब बहुत एथिकल होने की ज़रूरत आपको नहीं है। और फाइनली फिर आप ओपिनियन दे सकते हैं कि मेरे ख्याल में एचआर को ये देखना चाहिए कि वो जो एथिक्स कर रहे हैं उससे बिजनेस को ओवरऑल फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन डिसाइड वेदर टू बी मोर एथिकल और नॉट। तो ये था बच्चों हमारा एक पेपर जो मैंने कहा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ, 40 मार्क्स का P1।